नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम आए हैं आपकी कक्षा 12 की इतिहास की पहली पुस्तक के पहले पाठ के खंड 3 पर। आज हम इसके पार्ट 3 पर बातचीत करेंगे और जैसा आपको पता है हम हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को टटोल रहे हैं इन वीडियोज़ में। तो आज हम बात करेंगे इसके पेज नंबर, आपकी किताब के पेज नंबर 9 की जो चौथा खंड है, आपका चौथा सेगमेंट है, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक भिन्नताओं का अध्ययन। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो पुरातत्वविद हैं और जो हमारे इतिहासकार हैं वो किस तरह से किसी समाज में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी उसका पता लगाते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि क्या हमारी हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था, क्या उसमें भी कुछ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ थी, क्या सामाजिक आर्थिक विभिन्नताएं और असमानताएं थीं वहाँ। तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है? इसके लिए हमारे इतिहासकार और पुरातत्वविद दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला तरीका या सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी है वो है बरियल्स, यानी कि शवाधानों का, यानी कब्रों का अध्ययन करके। इससे हमें पता चलता है कि उस समाज में क्या कोई सामाजिक और आर्थिक असमानता, ऊंच नीच थी या नहीं थी। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, मिस्र के, इजिप्ट के। इजिप्ट में पिरामिड्स हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। वो वहाँ के महान राजाओं रानियों की कब्रें हैं और उनमें बेशुमार दौलत भी राजा रानी के शव के साथ दफनाई जाती थी, जिससे ये दिखाया जा सके कि वो राजा रानी जो है वो बाकी आम लोगों से बहुत अलग, बहुत ऊंचा है और इसलिए उसके बाद मरते समय भी उसके साथ इतनी दौलत दफनाई जाती थी। तो क्या हमारे हड़प्पा सभ्यता में भी हमें शवाधानों में यानी बरियल्स में कुछ ऐसी ही असमानताओं के संकेत मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? तो हम जब हड़प्पा सभ्यता के शवाधानों की, कब्रिस्तान की सिमेट्री की, उनकी कब्रों की जांच पड़ताल करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता में मृतक होते थे उनके शवों को गड्ढे में दफनाया जाता था, पिट्स यानी गड्ढों में, यानी कब्रों में दफनाया जाता था। और हम ये भी देखते हैं कि कुछ कब्रों में ऐसा मिला है कि जो गड्ढे खोदे जाते थे, यानी हॉलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड विद ब्रिक्स। यानी कुछ गड्ढे खोदे जाते थे तो उनकी जो उनकी मिट्टी वाली सतह होती थी उसे ईंटों से चिन दिया जाता था। तो क्या कुछ अमीर और प्रभुत्वशाली और बड़े अधिकारियों की कब्रों के साथ ही ऐसा होता था, या और आम लोगों की कब्रों के साथ ऐसा नहीं होता था? क्या इस तरह से कब्र की सतह को, कब्र के फर्श को इस तरह ईंटों से चिनना, क्या उन जिन लोगों की वो कब्र थी उनकी समाज में विशिष्टता को, सामाजिक ऊंचे ऊंचे दर्जे को या इकोनॉमिक हायर लेवल को क्या दिखाता है या नहीं दिखाता? तो इसके बारे में अभी तक हमारे इतिहासकार और पुरातत्वविद कोई सर्वमान्य निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। हम ये नहीं कह सकते कि जिन कब्रों की सतह को ईंटों से चिना गया था वो किसी बड़े व्यक्ति, सामाजिक रूप से बड़े व्यक्ति, आर्थिक रूप से बड़े व्यक्ति की थी या किसी सामान्य व्यक्ति की थी। कुछ कब्रों में हमें ऐसा मिला ज़रूर है कि उनकी जो फर्श है, उनकी जो सतह है, उनका जो सरफेस है वो हॉलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड विद ब्रिक्स, उनको ईंटों से चिना गया था। लेकिन क्या वो कब्रें बड़े आदमियों की थी या नहीं थी, ये हम नहीं कह सकते। इसके अलावा हमें जो हड़प्पा सभ्यता की कुछ कब्रें मिली हैं तो उन कब्रों में हमें शवों के साथ पॉटरी यानी बर्तन और ऑर्नामेंट्स यानी कि जो आभूषण हैं वो भी दफनाए गए मिले हैं। तो इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों में संभवतः यह विश्वास रहा होगा कि मरने के बाद भी जीवन है और जिस मृतक के साथ ये पॉटरी और ऑर्नामेंट दफनाए गए हैं तो हो सकता है कि वो मरने के बाद के जीवन में इनका उपयोग करे। इस विश्वास के साथ हो सकता है कि ऐसी चीज़ें मृतक के साथ दफनाई जा सकती होंगी। और इसके अलावा हम एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग पाते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो कब्रें हैं उनमें मैन हो या वीमेन हो, यानी पुरुष और स्त्री दोनों की कब्रों में ज्वेलरी उनके साथ दफनाई गई पाई गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल ज्वेलरी पहनने का शौक़ केवल महिलाओं को ही था और केवल उनकी कब्रों में ही ज्वेलरी यानी कि आभूषण दफनाए जाते थे। मैन एंड वीमेन, पुरुष और स्त्री दोनों की कब्रों में
हमें ज्वेलरी मिली है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मिड 1980s में जब वहाँ पर एक्सकेवेशन खुदाई की गई, उत्खनन किया गया, तो हमें एक कब्र मिली है। हमें एक कब्र मिली है एक पुरुष की, और उस पुरुष की कब्र में हमें 3 शेल रिंग्स यानी कि शंख से बनाई गई अंगूठियाँ, 3 अंगूठियाँ मिली हैं, और जैस्पर और जैस्पर बीड मिला है, यानी जैस्पर से बना एक मनका मिला है, और साथ ही हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स, सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे मनके मिले हैं। और ये सब चीज़ें किसके साथ मिली हैं? एक पुरुष की कब्र के साथ। तो इससे ये पता चलता है कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनकी कब्रों में उनकी कब्रों में शवों के साथ ज्वेलरी दफनाने का इन हड़प्पा सभ्यता के लोगों का विश्वास रहा होगा। और कुछ कब्रों में तो हमें शवों के साथ कॉपर मिरर यानी कि तांबे का दर्पण भी दफनाया गया मिला है, जिसका चित्र आप पेज नंबर 9 पर देख सकते हैं। तांबे का दर्पण जो एक कब्र के अंदर दफनाया गया मिला है। लेकिन कुल मिलाकर हमें ऐसा लगता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मृतकों के साथ महंगी कीमती वस्तुओं को दफनाने में प्रायः विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि ऐसी ज्वेलरी वगैरह केवल कुछ ही कब्रों में मिली है, सभी कब्रों में नहीं मिली है, तो ये कुछ अपवाद हो सकते हैं। आम तौर पर उनका कब्रों के साथ कीमती वस्तुओं को दफनाने का रिवाज नहीं रहा होगा। तो ये सब बातें आपको बतानी होंगी जब आपसे पूछा जाए कि जो हड़प्पा सभ्यता में शवाधान यानी बरियल्स की विशेषताओं के बारे में। तो इस बरियल्स का अध्ययन करके हमें ये पता चला कि हम बरियल्स के द्वारा कुछ विशेष नहीं जान पाए हड़प्पा सभ्यता में के समाज के बारे में, कि क्या वहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे या नहीं। तो फिर हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और जो हमारे इतिहासकार हैं वो एक दूसरी तकनीक का प्रयोग करते हैं, दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता लगाने के लिए, और वो है लग्जरीज यानी कि विलासिता की वस्तुओं की खोज। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को जो चीज़ें मिलती हैं वो प्राय उनको 2 कैटेगरी में, 2 वर्गों में बांटते हैं। एक होती है उपयोगिता वाली वस्तुएं यानी कि यूटिलिटेरियन, और दूसरी होती है लग्जरीज यानी कि विलासिता की वस्तुएं। यूटिलिटेरियन यानी उपयोगिता की वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जो आमतौर पर लोकली अवेलेबल मटेरियल से, जैसे कि क्ले से, मड से, यानी कि मिट्टी वगैरह जो लोकली अवेलेबल हैं उनसे बना ली जाती थी, और जिनको बनाने का तरीका की जो टेक्निक थी वो भी कोई बहुत ज़्यादा जटिल कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। तो ऐसी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी स्थानों पर आसानी से मिल जाती हैं। तो इन चीज़ों को यूटिलिटेरियन थिंग्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। इनमें क्वर्न्स यानी कि सिलबट्टा, पॉटरी यानी कि बर्तन, नीडल्स यानी कि सुइयाँ, फ्लैश रबर्स यानी झावा जिससे हम रगड़ के अपने शरीर को साफ़ करते हैं, जिसे हम फ्लैश रबर या बॉडी स्क्रबर भी कह सकते हैं, ये सब आमतौर पर यूटिलिटेरियन वस्तुएं मानी जाती थी, और ये लोकली अवेलेबल मटेरियल से बनाई जाती थी और हर जगह ही अवेलेबल थी। तो यानी कि इन चीज़ों का उपयोग करने वाले लोग तो साधारण लोग ही होंगे, इनकी में तो कोई ख़ास बात नहीं है। तो फिर बात आती है कि लग्जरी किन आइटम्स को माना जाता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट उन चीज़ों को लग्जरी यानी विलासिता की वस्तुएं मानते हैं जो कि दुर्लभ होती हैं, रेयरली मिलती हैं, यानी सब जगह नहीं मिलती, पूरी सभ्यता के हर जगह पे नहीं मिलती, कुछ खास जगहों पर ही मिलती हैं, और जो कि बनाई जाती हैं महंगे यानी कॉस्टली रॉ मटेरियल से, जो आम तौर पर नॉन लोकल मटेरियल होता है, जो लोकली अवेलेबल नहीं होता, जिसे बाहर से मंगवाया जाता है, और जिसको बनाने की टेक्निक भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ऐसे ही एक हमारी ये जो लग्जरी गुड का, लग्जरी ऑब्जेक्ट का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है फायंस पॉट यानी फायंस से बना बर्तन, जिसका चित्र भी पेज नंबर 9 पर फिगर 1.12 में दे रखा है आपको। तो ये जो चीज़ें हैं ये हो सकता है कि ये इत्र यानी परफ्यूम को रखने के लिए प्रयोग की जाती होंगी, फायंस पॉट, और अमीर लोग ही इनका प्रयोग करते होंगे, क्योंकि फायंस लोकली अवेलेबल मटेरियल नहीं था। ये रेत में रंग मिलाकर और गोंद मिलाकर उसे पकाकर बड़ी मुश्किल से बनाया जाता था। तो ऐसी फायंस वाली चीज़ें आमतौर पर विलासिता की चीज़ें मानी गई हैं,
और जो लोग इनका प्रयोग करते होंगे वो निश्चित रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से दूसरे लोगों की तुलना में ऊंचे दर्जे के होंगे। तो यानी ये कुछ इनइक्वालिटीज़ हमें इस लेवल पे मिल सकती है कि फाइनेंस की चीज़ों का प्रयोग करने वाले लोग ऊंचे दर्जे के सोशली और इकोनॉमिकली अपर स्टेट ऑफ सोसाइटी के लोग होंगे। अब इसके अलावा हम एक जब हम आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में, इतिहासकार के रूप में काम करते हैं तो कई बार हमारे सामने पेचीदा मामला भी आ जाता है। कई बार हमें ऐसी चीज़ें जो आम यानी यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स होती हैं, आम लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं स्पिंडल वोल्स यानी तकली जिससे कपड़ा काता जाता है, सूत काता जाता है। तो ऐसे स्पिंडल वोल्स जो आम लोगों के लिए प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, उनको फायंस से बनाया गया है। तो अब यहाँ पर चक्कर खा जाते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कि भाई हमसे हम क्या यूटिलिटेरियन माने या फिर हम इसे लग्जरी माने, क्योंकि ये प्रयोग तो होती है आम कामों के लिए लेकिन बनी है फायंस जैसे महंगे पदार्थ से। तो ये आपको, जब आप एक आर्कियोलॉजिस्ट, एक हिस्टोरियन के रूप में काम करें तो आपको भी ऐसी कंफ्यूजिंग सिचुएशंस दिखाई देंगी और हम देखेंगे कि आप इन कंफ्यूजिंग सिचुएशंस का सामना कैसे करते हैं। अब जहाँ तक हम इन जो हमारे लग्जरी गुड्स की बात है, इनके अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि ये किन किन स्थानों पर मिलें, तो आम तौर पर ये बड़े शहरों जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे शहरों में ही मिलते थे। छोटे शहरों में, छोटी जगहों पर ये जो विलासिता की वस्तुएं, लग्जरी आइटम्स हैं, ये नहीं मिलती थी। अगर हम जैसे एक एग्ज़ाम्पल लें, मिनिएचर पॉट्स ऑफ फायंस जो आमतौर पर परफ्यूम बॉटल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, इत्र को रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये जो हमारे मिनिएचर पॉट्स ऑफ फायंस मिले हैं, ये बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले हैं, छोटे शहरों जैसे कालीबंगा वगैरह में नहीं मिले हैं। इसी प्रकार गोल्ड भी उस समय एक विलासिता की वस्तु यानी हमारा लग्जरी आइटम ही माना जाता है, जैसे आज भी माना जाता है। और ये भी कुछ ही जगहों पर, खासकर बड़े शहरों में जैसे हड़प्पा की साइट पर, होर्ड्स के तौर पर, संचय के रूप में मिला है। होर्ड्स या संचय क्या होते हैं? होर्ड्स या संचय का मतलब है कि जब लोग कुछ वस्तुओं को किसी पॉट में, किसी बर्तन में, किसी डब्बे में संभाल कर रख देते हैं और संभाल कर रख देते हैं तो उसको संचय यानी कि होर्ड कहा जाता है। ये ज्वेलरी भी हो सकती है या कोई मेटल का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मेटल के ऑब्जेक्ट को लोग इसलिए भी संभाल के रख सकते हैं कि बाद में उसका रीयूज़ करके कोई और चीज़ बनाई जा सके। लेकिन अगर वो एक बार रख दें और फिर कोई व्यक्ति उनको रिट्रीव ना कर पाए तो फिर वो हमेशा के लिए ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, तब तक पड़े रहते हैं जब तक कि आप जैसा, हमारे जैसा कोई आर्कियोलॉजिस्ट खोद कर उसे दोबारा ना निकाल लें। तो इस तरह से आपने देख लिया एक इम्पॉर्टेंट बात कि हड़प्पा सभ्यता में सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस का अध्ययन करने के लिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट दो तरह की स्ट्रेटेजीज़ का प्रयोग करते हैं। एक वो बरियल्स का यानी शवाधानों का, कब्रों का अध्ययन करते हैं, और दूसरा वो लग्जरी आइटम्स की खोज करते हैं। तो शवाधानों का अध्ययन करने पर हमें निश्चित रूप से कुछ नहीं पता चल पाया हड़प्पा सभ्यता के सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में, लेकिन जो लग्जरी आइटम्स हैं जैसे फायंस की जो मिनिएचर फायंस पॉट्स हैं, ये हमें बड़े शहरों में मिले हैं। और सोने के भंडार, सोने का जो होर्ड्स मिले हैं, गोल्ड के होर्ड्स मिले हैं, इनसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ लोग अवश्य ही दूसरों की तुलना में अधिक अमीर रहे होंगे। तो इस तरह से हमने सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस की बात कर ली हड़प्पा सभ्यता में। अब हम पेज नंबर 10 पर हैं और 5वें सेगमेंट पे हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। हड़प्पा सभ्यता अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत मशहूर रही है और हम उसके बारे में अब बात करने जा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के क्राफ्ट प्रोडक्शन की क्या क्या खासियत है। हड़प्पा सभ्यता के जो कुछ स्थल थे जैसे चनुद्रो, वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए ही प्रसिद्ध था। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वाई वॉज चनुद्रो फेमस? तो चनुद्रो एक्चुअल में एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन था। पूरी तरह से वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए समर्पित एक स्थल था और यहाँ पर कई प्रकार के क्राफ्ट यानी कि शिल्प का उत्पादन होता था। तो क्या क्या क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, क्या क्या शिल्प उत्पादन होता था चनुद्रो में बीड मेकिंग की जाती थी, मनकों का उत्पादन, मनकों का निर्माण किया जाता था। शेल कटिंग, शंखों की कटाई की जाती थी।
मेटल वर्किंग, धातु कर्म, धातुओं पर काम किया जाता था। सील मेकिंग, मोहरें बनाई जाती थी। और वेट मेकिंग यानी माप तौल के बाट बनाए जाते थे। तो आप देख रहे हो कि चनुद्रो वैसे तो छोटा सा स्थल था, केवल 7 हेक्टेयर का। मोहनजोदड़ो जो 125 हेक्टेयर का था उसके मुकाबले में बहुत छोटा था। लेकिन चनुद्रो इसलिए फेमस है क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन था और उसमें विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट जिसमें बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मेकिंग हुआ करती थी। ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं कि हाँ, जो हमारा चनुद्रो था इसमें होती थी, इसलिए चनुद्रो प्रसिद्ध था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और वो है द वेराइटी ऑफ मटेरियल्स, शेप्स एंड डेकोरेशन इन बीड मेकिंग इन हड़प्पन कल्चर वॉज रिमार्केबल। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो बीड्स बनाए जाते थे वो विभिन्न प्रकार की वैरायटी वाले थे और उनका वैरायटी हर तरह की मामले में थी। जैसे सबसे पहली वैरायटी हम देखते हैं कि किन मटेरियल से ये बीड्स बनाए जाते थे। तो ये बीड्स स्टोन से, पत्थर से बनाए जाते थे। और पत्थर भी कौन कौन से? कार्नेलियन पत्थर जो एक ब्यूटीफुल रेड कलर का पत्थर होता है, कार्नेलियन से बनाए जाते थे। जैस्पर से बनाए जाते थे। क्रिस्टल यानी स्फटिक पत्थर से बनाए जाते थे। क्वार्ट्स से बनाए जाते थे और स्टेटाइट यानी सेल खड़ी से बनाए जाते थे। तो आप देख रहे हो कि पत्थर से मन के बनते थे और उन पत्थरों में भी कितनी वैरायटी थी, कितनी विविधता थी। ना केवल पत्थरों से बीड्स बनाए जाते थे बल्कि मेटल्स से भी बनाए जाते थे। और मेटल भी कई तरह के, जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, इन अलग अलग मेटल से बीड्स बनाए जाते थे। और ना केवल मेटल से बनाए जाते थे बल्कि शेल यानी शंखों से भी बीड बनाए जाते थे। और फायंस यानी जो विशेष प्रकार का पदार्थ होता था जो रेत, रंग और गोंद को मिलाकर उनको आग पर पका के तैयार किया जाता था, उससे भी बीड्स बनाए जाते थे। और टेराकोटा यानी पकी मिट्टी से भी बीड्स बनाए जाते थे। तो आप देख रहे हैं ना कि रॉ मटेरियल जिनसे बीड बनाए जाते थे उसमें ही कितनी वैरायटी थी। अब ना केवल रॉ मटेरियल, ना केवल और हाँ, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कुछ बीड्स तो, कुछ मन के तो दो अलग अलग प्रकार के पत्थरों को आपस में जोड़कर मिलाकर भी बनाए जाते थे। और कुछ बीड पत्थर से बनाए जाते थे लेकिन उन पर गोल्ड कैप यानी सोने का टोपा लगाकर उनको बनाया जाता था। तो कितने प्रकार की वैरायटी आप देख रहे हो बीड्स बनाने में, मन के बनाने में। इसी प्रकार जो बीड्स होते थे, मन के होते थे, उनकी शेप्स भी अलग अलग प्रकार की होती थी, उसमें भी वैरायटी थी। कुछ मन के डिस्क शेप्ड होते थे, चक्राकार होते थे। कुछ सिलिंड्रिकल होते थे यानी बेलनाकार होते थे। कुछ स्फेरिकल यानी कि गोल आकार के होते थे। कुछ बैरल शेप्ड यानी ढोल के आकार के होते थे। और कुछ सेगमेंटेड यानी खंडित होते थे। तो आप देख रहे हो उनकी शेप में भी कितनी वैरायटी है। इसी प्रकार इनको सजाने, मनकों को सजाने, बीड्स को सजाने में भी वैरायटी थी। कुछ बीड्स को इंसाइसिंग और पेंटिंग द्वारा सजाया जाता था यानी उत्कीर्णन और चित्रकारी के द्वारा सजाया जाता था। और कुछ मनकों पर डिज़ाइन उकेरे जाते थे यानी एज्ड किए जाते थे, ETCHED, एज्ड किए जाते थे। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि मन के बनाना, मन के यानी बीड्स जो थे वो हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु थे और उनको बनाने में विभिन्न प्रकार की वैरायटीज़ थी। इस मटेरियल के रूप में भी वैरायटी थी, रॉ मटेरियल के रूप में भी वैरायटी थी। इसके अलावा उनकी शेप्स में भी वैरायटी थी। उनको सजाने, उनको डेकोरेट करने में भी वैरायटी थी। तो यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा और आपको ये सारी बातें लिखनी होंगी। अब हम एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं और वो है कि बीड मेकिंग की टेक्निक क्या थी। इस पर भी आपके CBSE के बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि बीड मेकिंग की टेक्निक क्या थी। और इससे पहले आप पेज नंबर 10 में जो फिगर 1.13 है उसे भी आप देख सकते हैं। आप देख रहे हो कि वहाँ बीड मेकिंग का एक टूल, एक उपकरण भी दिखा रखा है और बीड्स भी दिखा रखे हैं, मन के भी दिखा रखे हैं और मनकों से बनी एक माला भी दिखा रखी है। तो बीड्स ये होते थे और इस तरह से उनका प्रयोग करके जेवर यानी ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती थी, माला जैसी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि टेक्निक ऑफ मेकिंग बीड्स क्या थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बीड बनाने की जो टेक्निक थी वो मटेरियल के हिसाब से अलग अलग होती थी।
जिस प्रकार का रॉ मटेरियल मिलता था उस पर काम करने की टेक्निक, उस पर काम करके बीट बनाने की टेक्निक भी अलग अलग होती थी। जैसे अगर हम स्टेटाइट की बात करें, सेल खड़ी की बात करें, ये एक सॉफ्ट स्टोन यानी मुलायम पत्थर होता है और इस पर आसानी से इसको काट छाट करके इसको आसानी से हम काम कर सकते हैं। तो इसमें इस तो जो इस प्रकार के जो हमारा जो स्टेटाइट से हम बड़ी आसानी से डिज़ाइन बना के बीट्स बनाते थे। कई बीट्स ऐसे भी बनाए जाते थे कि जो स्टेटाइट यानी सेल खड़ी है, पहले उसका पाउडर, उसका चूरा बना लिया जाता था और उन पाउडर्स को मोल्ड आउट किया जाता था, यानी सांचों में ढालकर नए नए डिज़ाइन बनाए जाते थे। तो ये इससे ऐसे ऐसे शानदार डिज़ाइन भी बन जाते थे जो कि कठोर पत्थरों पर नहीं बन सकते थे, क्योंकि कठोर पत्थरों पर केवल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स ही बनाई जा सकती हैं, उनसे और नए इनोवेटिव डिज़ाइन नहीं बन सकते। लेकिन स्टेटाइट पत्थर जो था वो काफ़ी मुलायम होता था, तो उसे कूट कर उसका पाउडर, उसका चूरन बना लिया जाता था और फिर उसको सांचों में ढालकर अलग अलग यूनिक प्रकार के डिज़ाइंस बना लिए जाते थे बीट्स के। तो ये सब टेक्निक थी जिसका वो प्रयोग करते थे और हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो आज भी इस बात पर बड़े आश्चर्यचकित हैं, आज भी बड़े विस्मय में हैं कि जो स्टेटाइट के माइक्रो बीड हैं उनको बनाने की एंशियंट टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत थी और वो कैसे बनाए जाते होंगे, ये आज भी उनके लिए, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के लिए समझना बड़ा एक पहेली जैसा है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स जो किए हैं उससे ये पता चला है हमें कि जो रेड कलर का कार्लेनियन होता था वो कैसे प्राप्त किया जाता था। एक्चुअल में कार्लेनियन तो येलो रॉ मटेरियल होता था, लेकिन उसको आग में पकाकर उसको लाल कलर का उसको लाल रंग का कार्लेनियन बनाया जाता था। तो वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल और बीड्स को आग में पकाकर, जो येलो रंग के रॉ मटेरियल थे उनको और बीड्स थे उनको आग में पकाकर रेड कलर का कार्लेनियन बना लिया जाता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे नोड्यूल्स यानी कि पिंड होते थे, पत्थर के पिंड, उनको पहले रफ शेप में यानी कि अपरिष्कृत रूप में तोड़ लिया जाता था, फिर उसमें से फलक निकाले जाते थे और इस तरह से उनको फाइनल फॉर्म दी जाती थी। यानी पहले पत्थर के पिंड किसी भी रफ फॉर्म में तोड़ लिए, फिर उनको फ्लैक किया गया यानी उनमें से अलग अलग फलक निकाल दिए गए उनको तराश के, और उनको फिर फाइनल फॉर्म में बना जो जिस फाइनल फॉर्म में जिस पूर्ण रूप में लाना चाहते थे वैसी शेप उनको दे दी जाती थी। फिर उसके बाद ग्राइंडिंग यानी उनकी घिसाई होती थी, पॉलिशिंग होती थी, उन पर पॉलिश की जाती थी और ड्रिलिंग, उनके बीच में छेद बनाया जाता था ताकि वो माला वगैरह में पिरोए जा सकें। और इस तरह से हमारी बीड बनाने की जो प्रोसेस है वो पूरी होती थी। हमें चनुद्रो, लोथल और धौलावीरा जैसी जगहों पर स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स यानी छेद करने के औजार मिले हैं। तो ये सब बातें बताती है कि किस तरह से मन के यानी बीड्स का निर्माण किया जाता था। तो यही सारी बातें आपको बतानी है जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ मेकिंग बीड्स। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम में इस तरह से आ सकती है कि विच वर द स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स। अब तक तो हम बीड्स की बात कर रहे थे जो पत्थरों से, स्टेटाइट वगैरह से बनाते थे, लेकिन दो ऐसे हमारे हड़प्पा स्थल हैं, हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं जो शेल ऑब्जेक्ट्स यानी शंख का सामान बनाने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। और वो दोनों आप अपने मानचित्र पर, जो आपने पहला मानचित्र देखा था उस पर देख सकते हो। उनमें मैं आपको मैप 1 पे उनमें दो स्थान आप देखें, वो है नागेश्वर और बालाकोट। ये नागेश्वर और बालाकोट दोनों ही समुद्र के किनारे पे तटीय स्थल हैं। ये समुद्र तट के पर के निकट स्थित स्थल हैं और ये स्पेशलाइज्ड सेंटर थे शेल ऑब्जेक्ट्स बनाने के। और इन शेल ऑब्जेक्ट्स से क्या क्या बनाया जाता था, शेल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से बनाए जाते थे? बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, लेडल्स यानी करछियाँ जो काम मतलब जो खाना पकाने काम आती लेडल्स, और इनले यानी जड़ाऊ या पच्चीकारी वाले जो सामान हैं, इन सबको शंखों के द्वारा बनाया जाता था। और इसके दो महत्वपूर्ण स्पेशलाइज्ड सेंटर थे, नागेश्वर और बालाकोट। और एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इन नागेश्वर और बालाकोट जैसे छोटे स्थलों पर काम करके ये शेल ऑब्जेक्ट्स या बीड्स बनाए जाते थे और फिर फिनिश प्रोडक्ट्स को, यानी कि जो बीड्स बन गया, जो फिनिश प्रोडक्ट है,
उसे जो है हमारे चनुद्रो और लोथल जैसे छोटे शहरों से, यानी जहाँ से ये बनाए गए हैं, वहाँ से उठाकर ले जाया जाता था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े स्थलों पर। तो यानी ये एक इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार का हमारा साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है कि छोटी जगहों पर प्रोडक्शन होता था, चनुद्रो, लोथल, इस जगह पर ऐसे, और नागेश्वर जैसी जगहों पर, और फिर वहाँ बन जाती थी तो फिर इनको बेचने के लिए बड़े शहरों यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी जगहों पर ले जाता था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंटरनल ट्रेड चलता रहता था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, और आप इससे पहले पेज नंबर 11 पर आप फिगर 1.14 देखें, पॉटरी देखें, देखिए कितनी शानदार पॉटरी वो बनाते थे। ये सब क्राफ्ट प्रोडक्शन है। और ऐसे ही फिगर 1.15 पे टेराकोटा फिगराइन, टेराकोटा यानी पकी मिट्टी से बनी एक मूर्ति देखिए। ये सब मूर्तियाँ, ये सब पॉटरी आपको जो नई दिल्ली में जनपथ पर नेशनल म्यूजियम है, राष्ट्रीय संग्रहालय, वहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। तो आप अपने माता पिता या अपने अध्यापक के साथ अवश्य ही इन सब नेशनल म्यूजियम जाएं। आपको ये सब चीज़ें देखकर बड़ा आनंद आएगा कि आज से 4600 वर्ष पुरानी चीज़ें आपके सामने साक्षात रखी हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है एग्ज़ाम के लिए, और वो ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद ये कैसे पता लगाते हैं कि चनुद्रो या लोथल या नागेश्वर या बालाकोट ये क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर थे, यहाँ पर क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता है, यहाँ शिल्प उत्पादन होता था, ये कैसे पता चलता है? तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जब किसी स्थल की खुदाई करते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि क्या यहाँ कोई स्टोन नोड्यूल्स यानी प्रस्तर पिंड, या होल शेल्स यानी पूरे के पूरे शंख, या कॉपर ओर यानी कि तांबे के अयस्क जैसे कोई रॉ मटेरियल, कच्चा माल पड़ा हुआ मिला है क्या? क्या यहाँ टूल्स, उपकरण मिले हैं, औजार मिले हैं? क्या यहाँ अनफिनिश ऑब्जेक्ट्स यानी अपूर्ण वस्तुएं मिली हैं? क्या यहाँ रिजेक्ट यानी त्याग दी गई वस्तुएं मिली हैं? या क्या यहाँ वेस्ट मटेरियल यानी कूड़ा करकट मिला है? अगर ये सब चीज़ें किसी स्थल पर मिलती हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट अनुमान लगा लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा, यहाँ पर चीज़ों का निर्माण होता होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि जो वेस्ट है यानी कूड़ा करकट है वो वास्तव में एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है इस बात का कि यहाँ पर उत्पादन होता होगा। क्योंकि जब हम उत्पादन करते हैं, उसे काटते, रॉ मटेरियल को काटते पीटते हैं, छांटते हैं, उसमें से फ्लैक यानी कि फलक निकालते हैं, तो कुछ कूड़ा करकट, उसका कुछ अंश बच जाते हैं। तो इस तरह से उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर उत्पादन अवश्य ही होता होगा। कुछ जो जब हम काम करते हैं रॉ मटेरियल पर तो उसके कुछ बड़े टुकड़े भी टूट के अलग हो जाते हैं रॉ कच्चे वो वेस्ट के तौर पर, लेकिन फिर उनका प्रयोग करके हम कुछ कोई दूसरी छोटी चीज़ भी बना सकते हैं। लेकिन जो बहुत ही छोटे टुकड़े हैं वो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं और आमतौर पर आर्कियोलॉजिस्ट को वो मिलते हैं, और उसी के आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ये पता लगाते हैं, ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा। और इस प्रकार के जो ट्रेसेस मिले हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, तो उससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि ये जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है ये ना केवल छोटे शहरों जैसे लोथल, चनुद्रो, बालाकोट, नागेश्वर में होता होगा, बल्कि हमारे बड़े शहरों जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। और एक और पेज नंबर 12 पर आप फिगर 1.16 देखें, वहाँ पर आपको कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेसल्स यानी कि तांबे और कांसे के बर्तन जो हड़प्पा सभ्यता के ये आपको दिखाई देंगे, और ये भी हमारे नेशनल म्यूज़ियम में उपलब्ध हैं। तो आप अवश्य जाकर इनको देखिए। अब हम पेज नंबर 12 पर जो 6th सेगमेंट है उस पर आ रहे हैं, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, यानी कि जो कच्चा माल प्राप्त करने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई जाती थी। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के यहाँ क्राफ्ट प्रोडक्शन तो बहुत सारा होता था, और क्राफ्ट प्रोडक्शन करने के लिए, शिल्प उत्पादन करने के लिए हमें कच्चा माल भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए। कुछ कच्चा माल तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को अपने लोकली यानी स्थानीय तौर पर ही मिल जाता था, जैसे मिट्टी यानी क्ले मिल जाती थी आसानी से, और कुछ स्टोन, टिम्बर, मेटल, ऐसी चीज़ें जो उनके पास लोकली नहीं मिलती थी उसे वो बाहर से दूसरी जगहों से लाया भी करते थे जो उनके पास लोकली अवेलेबल नहीं होती थी। तो हमें कैसे पता चला कि वो दूसरी जगहों से ये सब चीज़ें लाते होंगे? तो हमें बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी के टेराकोटा टॉय मॉडल मिले हैं, यानी बच्चों के खेलने के खिलौने
टेराकोटा से उस समय के लोगों ने बनाए थे वो हमें मिले हैं। तो अगर बैलगाड़ियों के खिलौने मिलें, बैलगाड़ियों के रूप के खिलौने मिलें, तो इससे पता चलता है कि उस समय के वास्तविक जीवन में भी बैलगाड़ियों का प्रयोग होता होगा। तो बैलगाड़ियों का प्रयोग किस लिए करते होंगे? सवारियों को और माल को ढोने के लिए। तो इसका मतलब बैलगाड़ियों से दूर दूर की जगहों से भी रॉ मटेरियल लाया जाता होगा हड़प्पा के स्थलों में उत्पादन करने के लिए। इसके अलावा तो यानी एक तो सड़क मार्ग से रॉ मटेरियल मंगाया जाता था, इसके अलावा समुद्री मार्ग और नदी मार्ग से भी रॉ मटेरियल मंगाया जाता था, क्योंकि हमें नाव और जहाज़ों के मोहरों पर चित्र भी मिले हैं। तो इसका मतलब सड़क मार्ग और जल मार्ग, लैंड रूट और सी रूट, वाटरवेज, तो हमारे रोडवेज और वाटरवेज दोनों का प्रयोग करके हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए दूर दूर के क्षेत्रों से भी रॉ मटेरियल लाया करते थे। तो अब रॉ मटेरियल लाने की बात को हम दो हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे। एक तो देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर से ही वो कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल लाते थे और कैसे लाते थे। कैसे लाते का तो हमने उत्तर दे ही दिया, बैलगाड़ी से लाते थे, नाव से लाते थे, और कहाँ कहाँ से लाते थे और किस प्रकार का रॉ मटेरियल वो लाते थे। इस पर भी आपसे एग्ज़ाम में CUET में भी और CBSE में भी दोनों में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तो पहले हम देखते हैं कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर रॉ मटेरियल लाने के लिए वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाते थे। तो वो दो स्ट्रेटेजी अपनाते थे। पहली स्ट्रेटेजी तो उनकी ये थी हड़प्पा वालों की कि जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहीं वो क्राफ्ट सेंटर स्थापित कर लेते थे। जैसे अगर आप नागेश्वर और बालाकोट को देखें, ये दोनों समुद्र के किनारे हैं, और क्योंकि समुद्र से शैल यानी कि शंख मिलते हैं, तो इसलिए नागेश्वर और बालाकोट को समुद्र के किनारे स्थापित किया गया ताकि उन्हें आसानी से शंख यानी शैल मिलता रहे, जिसका प्रयोग करके वो अपने जो क्राफ्ट का प्रोडक्शन करते रहें। इसी तरीके से हमें अफ़गानिस्तान में शौर्तुगाई में भी क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर के अवशेष के ट्रेसेस मिले हैं। और शौर्तुगाई किस लिए प्रसिद्ध था? क्योंकि वहाँ पर लेपिस लेजुली यानी लाजवर्द मणि, जो एक ब्लू स्टोन होता है वो, और काफ़ी कीमती होता है, महंगा होता है, तो वो लेपिस लेजुली यानी लाजवर्द मणि शौर्तुगाई अफ़गानिस्तान में मिलता था। तो वहीं पर एक क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर बना दिया गया था जो लेपिस लेजुली की चीज़ का प्रयोग करके क्राफ्ट प्रोडक्शन करता था। इसी तरीके से अगर हम लोथल को देखें जो गुजरात में है, तो लोथल ऐसी जगह पर है जिसके आसपास कार्निलियन उपलब्ध है। बहरूच गुजरात में, भरूच गुजरात में कार्निलियन के स्रोत उपलब्ध हैं, तो लोथल को वहाँ से कार्निलियन मिल जाता था। स्टीटाइट जो साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से मिल जाता था लोथल को, वो भी उसके पास ही हैं। स्टीटाइट के स्रोत भी लोथल के पास हैं। और मेटल यानी कॉपर राजस्थान से लोथल को मिल जाता था। तो आपने देखा कि लोथल की स्थापना जानबूझ के ऐसी जगह पर की गई जिसके आसपास हमें कार्निलियन, स्टीटाइट और कॉपर जैसा मेटल के सोर्सेज अवेलेबल थे। तो इस तरह से सोच समझ के हमारे जो हड़प्पा के सभ्यता के लोग थे वो सोच समझ के अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर ऐसी जगहों पर ही स्थापित करते थे जहां या जिसके आसपास से आसानी से रॉ मटेरियल मिल सके। और ये सारे एग्जाम्पल हमने दे दिए हैं। नागेश्वर, बालाकोट ऐसी जगह पर स्थापित किए गए जहां शंख यानी शैल आसानी से उपलब्ध था। शौर्तुगाई में क्राफ्ट सेंटर इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि वहाँ लेपिस लेजुली आसानी से उपलब्ध था। और जो लोथल गुजरात में है वो इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि उसके आसपास कार्निलियन, स्टेटाइट और कॉपर जैसे मेटल के स्रोत आसपास उपलब्ध थे। तो एक तरीका तो ये था मटेरियल प्राप्त करने का हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा जो अपनाया जाता था। और जो दूसरी स्ट्रेटेजी वो अपनाते थे वो थे दूर दराज के क्षेत्रों में अपने कैंपेन भेजना यानी अभियान भेजना। आप जानते हो कि अपने वो बैलगाड़ी और नाव वगैरह का प्रयोग करके दूर दूर की जगहों से भी वो रॉ मटेरियल ला सकते थे और लाते थे। तो इसके एग्जाम्पल हमें मिलते हैं कि राजस्थान में खेतरी से वो कॉपर यानी कि तांबा मंगवाया करते थे, और साउथ इंडिया दक्षिण भारत से
खासकर कर्नाटक में जो कोलार का क्षेत्र है वहाँ से वो गोल्ड यानी सोना मंगवाया करते थे। और ये जो अभियान वो भेजते थे तो इससे इन हड़प्पा के लोगों का उन जगहों के उन जगह पर रहने वाली लोकल कम्युनिटीज़ के साथ अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा संबंध स्थापित हो जाता था। हमें कैसे पता चलता है कि उनका संबंध वहाँ स्थापित हो गया? क्योंकि हमें हमें स्टीटाइट माइक्रो बीट्स, जो स्टीटाइट से बने माइक्रो बीट्स हैं, सेल खड़ी से बने जो माइक्रो बीट्स हैं, छोटे छोटे मनके हैं, वो हमें इन जगहों से मिले जहाँ से हमारे हड़प्पा के लोग अपना सामान लाते थे। जैसे अगर हम देखें राजस्थान में गणेश्वर जोधपुर कल्चर, जो खेतरी का क्षेत्र, जो खेतरी राजस्थान में जो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर एक गणेश्वर जोधपुर कल्चर के अवशेष मिले। ये एक नॉन हड़प्पन कल्चर था, यानी हड़प्पा सभ्यता से अलग तरह का कल्चर था। तो कैसे पता चला कि वो नॉन हड़प्पन कल्चर है? क्योंकि उनकी जो पॉटरी थी, उनके जो बर्तन थे, वो हड़प्पा के लोगों जैसे नहीं थे, और उनके पास अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट भी थी जो हड़प्पा के पास उतनी नहीं थी। इस बात से पता चलता है कि गणेश्वर जोधपुर कल्चर हड़प्पा से भिन्न कल्चर था। तो हमारे हड़प्पा के लोग इन गणेश्वर जोधपुर कल्चर में अपने अभियान भेजकर वहाँ से कॉपर मंगवाया करते थे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारे देश के अंदर यानी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर से रॉ मटेरियल प्राप्त करने के दो स्ट्रेटेजी थी। एक तो जहाँ पर रॉ मटेरियल है वहीं अपना क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर स्थापित कर दो, और दूसरा कि उन जगहों पर अपने अभियान भेजो, कैंपेन भेजो, और वहाँ के लोगों से संपर्क स्थापित करके वहाँ से वो चीज़ें, वो रॉ मटेरियल ले आओ जो हड़प्पा के लोगों को चाहिए। तो ये तो थी देश के अंदर किस तरह से, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर से रॉ मटेरियल प्राप्त करने का उनका क्या तरीका था। अब हम बात करते हैं 6.2 पेज नंबर 13 पर, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। यानी केवल हड़प्पा सभ्यता के लोग केवल भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर भीतर ही रहकर रॉ मटेरियल नहीं प्राप्त करते थे, वो दूसरे देशों जो आज भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के जो, या आज भी जिन्हें हम विदेश कहते हैं, वहाँ से भी वो रॉ मटेरियल प्राप्त करते थे। इसे जानने के लिए आप पेज नंबर 13 पर एक जो मैप दे रखा है, जो मानचित्र दे रखा है, उसे आप देखें। उसमें ये हमारा भारत और मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया का, अरब का चित्र है। तो इसमें आप देखोगे कि जो भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है उसे मेलुहा के नाम से प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा जो आज का ओमान का क्षेत्र है उसे मगान के नाम से प्रदर्शित किया गया आपके मानचित्र में, और जो आज बहरीन है जो देश, उसे दिलमुन के नाम से यहाँ प्रदर्शित किया गया है, और मेसोपोटामिया उरुक जिसके बारे में 11वीं में आप पढ़ चुके हैं, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस पूरे क्षेत्र में आपस में व्यापार हुआ करता था। तो यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ना केवल भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर से प्राप्त करते थे, बल्कि वो विदेशों से, यानी हम देख सकते हैं दिलमुन, मगन, मेसोपोटामिया से व्यापार करके भी प्राप्त करते थे। तो आखिर, अब जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कहानीकार और इतिहासकार में अंतर है। कहानीकार तो अपनी कल्पना से कुछ भी कह सकता है, लेकिन इतिहासकार जो भी कहेगा उसके लिए उसके पास हिस्टोरिकल सोर्सेस, हिस्टोरिकल एविडेंसेस होने चाहिए। तो क्या एविडेंसेस हैं जो हमें बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो मेसोपोटामिया और बहरीन, ओमान जैसे देशों के लोगों के साथ संपर्क था? तो एग्ज़ाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध था, इस बात को जस्टिफाई कीजिए। तो इसके लिए हमारे पास, हम एक एक करके अपने तर्क दे सकते हैं। सबसे पहला तर्क है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ओमान से, जिसे मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में, मेसोपोटामिया के साहित्य में मगान कहा गया है, वहाँ से वो कॉपर यानी तांबा मंगवाते थे। तो ये कैसे पता चला कि मगान से वो, यानी ओमान से वो अपना कॉपर मंगवाते थे? तो ये पता चला है कि केमिकल एनालिसिस करके, जो हमारे हड़प्पा सभ्यता में जो कॉपर है और जो मगान में जो कॉपर है, उनका केमिकल एनालिसिस किया गया तो पता चला कि दोनों में निकेल पाया जाता है, निकेल एक दूसरी धातु पाई जाती है। तो इसका मतलब जब हड़प्पा सभ्यता के कॉपर ऑब्जेक्ट्स में भी निकेल मिला है और मगान के कॉपर ऑब्जेक्ट्स में भी निकेल मिला है, तो इसका मतलब दोनों
जगह के कॉपर का ओरिजिन एक ही है, और इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मगान से यानी ओमान से कॉपर का इंपोर्ट किया करते थे, वहाँ से कॉपर मंगाया करते थे। लेकिन व्यापार तो दो तरफा होता है ना, तो अगर वो मगान से कॉपर मंगाते थे तो मगान वालों को यानी ओमान वालों को देते क्या थे। तो इसका भी एक हमें सबूत मिला है कि ये आपको पेज नंबर 13 पर ही फिगर 1.7 में अ हड़प्पन जार फाउंड इन ओमान उसका चित्र दे रखा है। एक हड़प्पा का जार, हड़प्पा का बर्तन, बड़ा सा बर्तन जिसके ऊपर काला लेप है, वो हड़प्पा का बना हुआ है और वो ओमान में मिला है। ये काला लेप इसलिए क्या हुआ क्योंकि इसके अंदर अगर तरल पदार्थ लिक्विड रखा जाए तो वो वाष्पीकरण, उसका परफोकेशन ना हो, इसलिए ऊपर से काला में किया गया है। तो इस बर्तन में भर के ओमान वालों को क्या भेजा जाता था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इससे ये निश्चित रूप से पता है, ये इससे सिद्ध होता है कि हमारे हड़प्पा वाले मेलुहा जिसका नाम था उसमें मेसोपोटामिया के ग्रंथों में, तो मेलुहा वाले या हड़प्पा वाले यहाँ से अपने जार में भरकर कुछ सामान ओमान को भेजते थे और बदले में ओमान वाले हड़प्पा वालों को अपना कॉपर देते थे। तो ये सब सबूत हम दे रहे हैं जो बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का डिस्टेंट लैंड्स दूसरे देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध था। और मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो हैं, मेसोपोटामिया के जो ग्रंथ हमें मिले, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि उनके यहाँ जो कॉपर है वो मगान से यानी ओमान से आता था। और जब मेसोपोटामिया में जो कॉपर मिला है, जब उसका केमिकल एनालिसिस किया गया तो उसमें भी निकेल के ट्रेसेस मिले हैं। तो ये बात क्लियर हो रही है इन सारे सबूतों से कि भाई इस पूरे क्षेत्र में आपस में व्यापार चलता था, होता रहता था। इसी तरीके से हम एक और आपको इसका उदाहरण या मतलब एविडेंस दे रहे हैं कि हड़प्पा वालों का विदेशों के साथ व्यापार होता था। तो जो दूसरे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, जो दूसरे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उसमें हड़प्पा सील हैं, हड़प्पा के वेट्स यानी कि हड़प्पा सील्स यानी हड़प्पा की मोहरें हैं, वेट्स यानी माप तौल के बाट हैं, डाइस यानी पासा जो जैसे लूडो खेलने का पासा होता है, डाइस है, बीट्स हैं, मनके हैं। ये सब चीज़ें हमें इस बात का संकेत देती हैं कि भाई हमारे हड़प्पा वालों का विदेशियों यानी मगान, ओमान है, बहरीन है, मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। इसके अलावा मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो है, मेसोपोटामिया की जो ग्रंथ हैं, उनमें बताया गया है कि उनका कांटेक्ट था दिलमुन, मगान, मेलुहा के लोगों से। और जैसा मैंने पहले भी बता दिया, दिलमुन जो है वो बहरीन है, मगान ओमान है और मेलुहा हड़प्पा है यानी भारत है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मेसोपोटामिया में ये भी बताया गया है कि मेलुहा से वो कौन कौन सा प्रोडक्ट मंगवाते थे। तो वो लिखा है उसमें कि वो कार्लेनियन, लेपिस लेजुली, कॉपर, गोल्ड, वैरायटी ऑफ वुड्स, ये सब ये मेलुहा से आने वाला प्रोडक्ट्स थे। ये बात मेसोपोटामिया के ग्रंथों में लिखी है। ये सब बात बता रही है कि इस सब से ये सबूत मिल रहा है, साक्ष्य मिल रहा है कि मेलुहा यानी हड़प्पा वालों का इन मेसोपोटामिया, बहरीन, ओमान, इन सब के साथ व्यापारिक संबंध था। और इसके अलावा एक मेसोपोटामियन मिथ है, एक मेसोपोटामियन मिथक है जो वो मेलुहा के बारे में मिथक है। वो ये बताता है, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। तो ये हाजा बर्ड जो है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये हाजा बर्ड ये वास्तव में मोर थी, मोर यानी पीकॉक थी। और ये जो पीकॉक है ये हड़प्पा सभ्यता यानी भारत में मिलता है ज़्यादातर। तो इसका मतलब मेलुहा यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया के लोगों के साथ संबंध था। इसीलिए वो अपने टेक्स्ट में, अपने ग्रंथों में मेलुहा के बारे में ऐसे मिथक भी लिखा करते थे। और जो हाजा बर्ड है, पीकॉक जो है, उसका नाम शायद उसके आवाज़ पर पड़ा है क्योंकि मोर की आवाज़ इसी तरह की होती है, तो इसलिए मेसोपोटामिया वाले उसे हाजा बर्ड कहते थे। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया के साथ जो व्यापार होता था तो कैसे होता था। तो ये सी यानी समुद्र के माध्यम से होता था। तो कैसे पता चला कि समुद्र के माध्यम से होता था? क्योंकि मेसोपोटामियन टेक्स्ट में, मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा को
सी फेयरर्स यानी नाविकों का देश कहा गया है, नाविकों का, सी फेयरर्स का देश कहा गया है। और साथ ही हमें जो सील्स हैं, मोहरें हैं, उन पर शिप्स और बोट्स के भी चित्र मिले हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया, बहरीन, ओमान के साथ समुद्री रास्तों से व्यापार करते थे। हमें कुछ और एग्जाम्पल, हम कुछ और एविडेंस आपको दे सकते हैं। पेज नंबर 14 पर ही फिगर 1.18 है, उसमें आप देख सकते हो कि एक सिलेंड्रिकल सील है मेसोपोटामिया की, इस तरह जो बेलनाकार सील है, लेकिन उस पर ये है तो ये मेसोपोटामिया की सील, लेकिन उस पर जो हम्प्ड बुल, कुबड़ वाले बैल का चित्र है, ये कुबड़ वाला बैल हमारे हड़प्पा क्षेत्र का चित्र है, मतलब उसका प्रतीक है। तो इसका मतलब इनके बीच में संबंध था मेसोपोटामिया और मेलुआ वालों के बीच में, इसीलिए उनके प्रतीक मेसोपोटामिया वाले अपनी सील्स में प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार उसी पेज नंबर 14 पर फिगर 1.19 आप देखें तो उसमें आप देख रहे हो कि पर्शियन गल्फ से एक सील मिली है, यानी पर्शिया जो फारस का क्षेत्र है वहाँ से एक गोलाकार सील मिली है, एक मोहर मिली है, और ये बहरीन में मिली है। और इसमें एक हड़प्पन मोटिव, हड़प्पा का चित्र है, जिसमें आप देख सकते हो बैल का, बहरीन समटाइम्स कह रहे हैं हड़प्पन मोटिव, आप बैल जो देख रहे हो वो हड़प्पा के मोटिव है, तो वो बहरीन की मोहर में मिला है। तो इसका मतलब बहरीन और हड़प्पा के बीच में व्यापारिक संबंध थे, तभी हड़प्पा के जो चीज़ें हैं वो उनको अपनी मोहरों में प्रयोग कर रहे हैं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि जो दिलमुन यानी कि जो बहरीन में जो वेट्स यानी माप तौल का प्रणाली थी, वो उसी प्रणाली पे आधारित थी जो हड़प्पा के स्टैंडर्ड्स, जो हड़प्पा में स्टैंडर्ड्स चलते थे। तो यानी हड़प्पा की माप तौल प्रणाली का ही प्रयोग बहरीन कर रहा था। तो इसका मतलब उनके बीच में आपस में व्यापारिक संबंध थे, एक दूसरे कॉन्टैक्ट थे, वो एक दूसरे जानते थे और एक दूसरे की बातों को फॉलो करते थे। इसी के अलावा पेज नंबर उसी 14 पर फिगर 1.20 पर आप देख रहे हो एक सील, एक मोहर है जिस पर एक बोट का चित्र बना हुआ है, एक नाव का चित्र बना हुआ है। इन सारे सबूतों से हमें स्पष्ट रूप से ये निष्कर्ष निकालने में कोई दुविधा नहीं है कि हड़प्पा लोगों का विदेशों के साथ, खासकर बहरीन, बहरीन, ओमान और मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। ये अपनी चीज़ें उनको बेचते थे और वहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आते थे। तो आज हम इसके बारे में यहीं तक चर्चा करेंगे और आशा है कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। आप अपनी NCERT किताब भी अवश्य पढ़ें और जो क्वेश्चन मैं भेजूंगा उनको अपनी कॉपी में अवश्य करें। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार।